हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बुलबुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है अभिक्रिया का वेग नियम, यानी कि चैप्टर 3 की बात करें रासायनिक बल गति की, तो इसमें हमारा टॉपिक आता है आज अभिक्रिया का वेग नियम। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अभिक्रिया के वेग की, जिसमें अभिक्रिया के वेग के पूरे टॉपिक को अच्छे से समझाया गया था कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया के वेग का डेरिवेशन क्या था, मात्रक क्या थे, फॉर्मूले क्या थे, ठीक है, उसे प्रभावित करने वाले कारक क्या थे, और वहां से रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को बताया गया था। अभिक्रिया के वेग की जो लास्ट वीडियो डली हुई है, प्लेलिस्ट से जाके जरूर चेक कर लें या डिस्क्रिप्शन से देख लें, तो उस वीडियो को जरूर देखें। सही है, अब बात करते हैं अभिक्रिया के वेग नियम की। काफी मोस्ट टॉपिक है अभिक्रिया का वेग नियम। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, ठीक है, और फिर यहाँ से एक वेग स्थिरांक टॉपिक आएगा, काफी मोस्ट टॉपिक है, तो वेग स्थिरांक के बारे में बात करेंगे। वेग स्थिरांक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ठीक है, और वेग स्थिरांक गुणांक क्या होता है, यानी कि टोटल वेग स्थिरांक आज इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। अभिक्रिया का वेग नियम और वेग स्थिरांक जितना कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सारा मोस्ट टॉपिक सब कुछ इसी वीडियो में, एक वीडियो में ही खत्म होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, बात करते हैं अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया का वेग नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया के वेग, ठीक है, जो अभिक्रिया का वेग होता है और अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, उसमें जो संबंध बताने वाली समीकरण है उसे वेग नियम समीकरण कहते हैं, और इस संबंध को ही अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। और यही आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाली समीकरण। सही है कि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाली समीकरण अभिक्रिया की वेग समीकरण या वेग नियम समीकरण कहलाती है, और इसे ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। अच्छे से हेडिंग डालना है आपको कि अभिक्रिया का वेग नियम, और नियम हेडिंग डालकर अच्छे से इसकी परिभाषा लिख लेनी है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि अभिक्रिया का वेग नियम लिखिए, एक नंबर में आ जाता है, तो क्या लिखना है कि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताने वाली या संबंध स्थापित करने वाली समीकरण को अभिक्रिया की वेग समीकरण या वेग नियम समीकरण कहते हैं, और यही है अभिक्रिया का वेग नियम। सही है, चाहे पूछ ले आपसे अभिक्रिया की वेग समीकरण बताइए, या अभिक्रिया का वेग नियम लिखिए, या अभिक्रिया वेग नियम समीकरण लिखिए, ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे ये आपको परिभाषा में लिख देना है। अगर बात करें एक अभिक्रिया मान लेते हैं कि माना अभिक्रिया, सही है, इतना अच्छे से नोट कर लेना है जो आपके सामने लिखा हुआ है, हेडिंग डालकर अभिक्रिया का वेग नियम, और अच्छे से इसे लिख लेना है। सही है, ए एरो उत्पाद, यानी कि ए कोई अभिकारक है और कुछ इससे उत्पाद बन रहा है। सही है, तो जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या होगा भाई, तो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग जो होगा वो क्या होगा, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की जो सांद्रता है उसके समानुपाती होता है। सही, अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, और ये किसने बताया है, ये बताया गया है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। सही है, ध्यान रखना है, पूछ लेता है कभी कभी कि भाई अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, किसके अनुसार, तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार होता है। सही है, तो अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक, अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर मान लिया ये जो अभिकारक है इसकी कोटि दे रखी है, मान लिया m करके या n करके, तो ये जो सांद्रता है इसकी घात के रूप में आ जाती है ये कोटि, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अगर इसे इक्वल टू करें, बराबर करें, प्रोपोर्शनल को हटाएं तो कुछ ना कुछ नियतांक आएगा, और वो नियतांक आता है k, ठीक है, और ये हो जाता है a, और ये हो जाती है कोटि। सही है, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो ये यहाँ से आ जाता है वेग स्थिरांक के पदों में, जहाँ k क्या है, वेग स्थिरांक है, ठीक है। अच्छे से नोट करना है चीजों को समझकर, बस कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान सी बात बताई जा रही है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो k इंटू ए क्या है, अभिकारक की घात m, m मतलब कोटि। सही है, या हम क्या लिख सकते हैं इसे कि भाई जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग
के का मतलब क्या है? वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। और ए क्या है हमारा? इंटू ए क्या है हमारा? अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता है। सही है, अभिकारक की सांद्रता। और ऊपर एम क्या है? एम है इसकी अभिकारक की कोटि, कि इस अभिकारक की कोटि कितनी दे रखी है। तो यहां से फॉर्मूला बनता है कि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो वेग स्थिरांक और अभिक्रिया अभिकारक की जो सांद्रता है उसके रूप में इतना होगा। सही है, अभिक्रिया का जो वेग होगा के का मतलब क्या है? यहाँ पर वेग स्थिरांक है और अभिकारक की सांद्रता हो गई। ए का मतलब अभिकारक की सांद्रता हो गई और एम का मतलब क्या है? अभिकारक की कोटि हो गई है। क्लियर है इतना? ठीक है, अच्छे से नोट करते रहना है चीजों को बस। तो ये हो जाता है आपका अभिक्रिया का वेग नियम। इतना बताया गया है अभिक्रिया के वेग नियम में कि भाई अभिक्रिया का वेग और अभिकारकों की सांद्रता में जो संबंध बताने वाली समीकरण है उसे अभिक्रिया वेग समीकरण कहते हैं, उसे ही अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। ठीक है, अगर कोई अभिक्रिया की बात करी जाए तो मान लिया ए कोई अभिकारक है, उससे कुछ उत्पाद बन रहा है, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ से अभिक्रिया का जो वेग अगर बराबर करें, इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो कुछ ना कुछ नियतांक आएगा और वो है के का मतलब वेग स्थिरांक है। ठीक है, और ये क्या है? अभिकारक की सांद्रता चल रही है कोटियों के रूप में। ठीक है, कोटियों में चल रही है। और ये जो वेग स्थिरांक है यहां से बनता है वेग स्थिरांक, कि भाई वेग स्थिरांक क्या होता है। सही है, तो इतना अच्छे से नोट कर लेना है। अभिक्रिया का वेग नियम आपके सामने है बिल्कुल बढ़िया करके। ठीक है, अगर आपसे पूछता है एक नंबर में अभिक्रिया के वेग नियम से आप क्या समझते हैं तो ये आपको लिखे आना है। ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है इस चीज को। अब बात करते हैं भाई अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की। जो अभी ये नीचे आई थी क्वेश्चन, ठीक है, इसे ध्यान रखना, यहीं से चलेगा, यहीं से आएगा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब बात करते हैं अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की। ठीक है, मोस्ट टॉपिक है, अच्छे से देखते रहना है एंड तक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, कि भाई अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। और सबसे ज्यादा मोस्ट आज की वीडियो में यही है आपका वेग स्थिरांक की। वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, वेग स्थिरांक की परिभाषा क्या है। ठीक है, परिभाषा हो गई, फिर ये निकाला कैसे जाएगा, इसका एक डेरिवेशन हो गया, फिर इसका मात्रक हो गया, फिर इसे प्रभावित करने वाले कारक हो गए, फिर वेग स्थिरांक गुणांक आएगा। ठीक है, तो सब चीजों को अच्छे से समझना है बस। तो अगर बात करें कि माना एक अभिक्रिया है, ठीक है, ध्यान से समझते रहो बस, कि माना अभिक्रिया, कि माना एक अभिक्रिया है जिसमें ए कोई अभिकारक है और उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। सही है, और ये अभिक्रिया के वेग में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि माना अभिक्रिया करके, कि ए क्या है, कुछ अभिकारक है, उससे कुछ उत्पाद हमारा बनता है। अगर t बराबर 0 की बात करें, t बराबर 0 का मतलब है कि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। t इक्वल टू 0 का मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं है, तो अभिकारक की सांद्रता मान ली a है, उत्पाद कुछ बना नहीं होगा। जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई तो अभिकारक तो बना ही नहीं होगा। सही है, अगर मान लिया t इक्वल टू टी यानी कि अभिक्रिया शुरू हो जाए, तो मान लिया उत्पाद कुछ बन गया और वो है x, जो उत्पाद बना, तो अभिकारक कितना हो गया होगा भैया, ये हो गया होगा a माइनस एक्स, क्योंकि इस a में से ही तो उत्पाद बना है। ठीक है, इस a में से ही तो उत्पाद बना है, तो कितना बचा अभिकारक हमारे पास, टोटल में से x को घटा दो। जैसे मान लिया 100 ग्राम अभिकारक था, 100 में से 20 ग्राम बन गया, तो 100 माइनस 20, 80 ग्राम अभिकारक बच गया हमारे पास, यही लिखा हुआ है। सही है, मान लिया इस समय इसकी सांद्रता कितनी हो गई है, उत्पाद की सांद्रता हो गई है Cb। ठीक है, मान लिया उत्पाद B नाम का है कोई। ठीक, और जो हमारा अभिकारक है उसकी सांद्रता हो गई है मान लिया Ca।
सही है। सांद्रता कितनी हो गई है, सी ए हो गई है, और जो मात्रा है वो ए माइनस एक्स है। ध्यान रखना है बात को बस। सही है, सांद्रता को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो ये सांद्रता है और ये मात्रा है। ठीक, अब अभिक्रिया का वेग नियम क्या कहता है, अभी बताया था कि भाई अभिक्रिया का जो वेग होता है, कि चूंकि अभिक्रिया का वेग, तो वो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यहां से डेफिनेशन निकल कर आने वाली है बहुत आसानी से। यहां से वेग स्थिरांक की डेफिनेशन निकल कर आने वाली है, और बहुत आसानी से। ठीक है, एकदम देखते याद हो जाने वाली है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती और होता है, और ये किसने बताया है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। ठीक है, कि भाई जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में ऐसा बताया गया है। तो भाई अभिक्रिया का वेग होगा कितना, तो अभिक्रिया का वेग कितना होगा बताओ, अभिक्रिया का जो वेग है वो कितना होगा, अभिक्रिया का अभिक्रिया का वेग होगा dx अपॉन dt होगा। ठीक है, अभिक्रिया के वेग की परिभाषा क्या है, कि इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। कितना परिवर्तन हो रहा है, x का ही तो हो रहा है। ठीक है, कि भैया x का ही तो परिवर्तन हो रहा है, कि कितना हो रहा है, कि x का परिवर्तन हो रहा है, तो x का कितने समय में हो रहा है, t समय में हो रहा है, तो dx अपॉन dt होगा। ठीक, तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग। अगर सांद्रता के पदों में देखें तो माइनस का डी सी ए अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, कि अगर अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, तो इसलिए माइनस आ जाता है। क्लियर है बात। अगर उत्पाद को देखें तो कितना हो जाएगा, डी सी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। पिछली वीडियो में सब चीजें अच्छे से समझाई थी जब अभिक्रिया का वेग बताया था। सही है, लेकिन ये जो नियम है, ये नियम कहता है कि भैया जो अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, इससे काम नहीं चल रहा, अब ये तो होता ही होता है। ठीक है, अब वेग स्थिरांक को लेकर आना है, तो अब ये जो नियम है ये कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा। ठीक है, कि जो अभिक्रिया का वेग है, ये वाला जो वेग तुम लिखे हुए हो, ये किसके समानुपाती होगा, ये अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा। मतलब इसलिए क्या लिखने वाले हैं हम, कि माइनस का डी सी ए अपॉन डी टी, जो अभिक्रिया का वेग है, ये किसके समानुपाती होगा, ये होगा भैया सी ए, जो अभिकारक की सांद्रता है उसके समानुपाती होगा। कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो देखिए अब यहां से अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाना है तो क्वेश्चन कुछ नियतांक आएगा, और वो कितना आ जाएगा, डी सी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू सी ए हो जाएगा। और ये जो के है यही क्या है, वेग स्थिरांक है। क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, जो के है यही क्या है, वेग स्थिरांक है। समझना है बस बातों को। तो अब क्या होने वाली है परिभाषा, देखिए ध्यान से। यदि जो सी ए है, सी ए क्या है, अभिकारक की सांद्रता, यदि सी ए का मान कितना कर दिया जाए, 1 मोल प्रति लीटर कर दें। सही है, कि जो अभिकारक ए है उसकी सांद्रता को हम इकाई कर दें, इकाई मोल प्रति लीटर कर दें, तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा भाई, माइनस के डी सी ए अपॉन डी टी का मान कितना हो जाएगा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, के। सही है, के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां से क्या पता चलता है कि ये क्या है, ये क्या है, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, ये रहा अभिक्रिया का वेग, ये है। अतः यहां से पता चला कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग, सही है, वो किसके बराबर होगा, कि ये जो अभिक्रिया का वेग है, ये के का मतलब क्या है, वेग स्थिरांक, ये भैया वेग स्थिरांक के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है क्या, कंडीशन ये लिखी हुई है, ये रही, कि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता इकाई मोल प्रति लीटर हो, तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। सही है, अच्छे से नोट करना है इतनी बात को, और ये कुछ भारी चीज नहीं है।
ठीक है। कभी सोच रहे हो कि पता नहीं क्या है ये भारी सा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक अभिक्रिया ली है जिसमें कोई अभिकारक है और वो कुछ उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो t बराबर 0 का मतलब है अभिक्रिया शुरू नहीं है तो अभिकारक हमारे पास कुछ होगा, उत्पाद बना ही नहीं होगा जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगर अभिक्रिया को स्टार्ट करा जाए t समय के लिए तो पता चला कि x उत्पाद बन जाता है, तो अभिकारक कितना हो गया, a माइनस एक्स हो गया। सांद्रताएं ले ली, अभिकारक की Ca और उत्पाद की Cb। क्लियर। अब भाई अभिक्रिया का जो वेग होता है नॉर्मल, वो होता है इकाई समय में सांद्रताओं में परिवर्तन, चाहे वो अभिकारक की हो या उत्पाद की हो, और सब बराबर होता है। ठीक है, तो कितने का परिवर्तन हो रहा है, x की उत्पाद में वृद्धि होगी और x की ही अभिकारक में कमी होगी, तो dx अपॉन dt हो गया। अभिकारक से लें तो इतना हो गया, उत्पाद से लें तो इतना हो गया। अब भाई द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या है, ये वेग ही तो है सब, ये भी वेग है, ये भी वेग है, ये भी वेग है, तो हमने क्या ले लिया, इस वाले को ले लिया, अभिकारक वाले को, क्योंकि अभिकारक है हमारे पास ए नाम का। ठीक, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती हो गया। इस समानुपाती को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ नियतांक आएगा और वही नियतांक है वेग स्थिरांक। ठीक है, अब बात आती है भाई परिभाषा की, कि परिभाषा क्या लिखे हैं, देखते रहना है ध्यान से बस। ठीक है, परिभाषा बहुत आसान सी परिभाषा है जो एकदम आपको समझ में आ जाएगी कि किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो एक विशिष्ट स्थिरांक होता है। किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो एक विशिष्ट स्थिरांक होता है जो निश्चित ताप पर अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, यानी कि टेम्परेचर फिक्स रखा जाएगा कि जो निश्चित ताप पर अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, जबकि अभिकारक की जो सांद्रता है वो 1 मोल प्रति लीटर हो या इकाई मोल प्रति लीटर हो। ठीक है, यही लिखनी है आपको डेफिनेशन, यहां से बनती है ये इसकी परिभाषा। ठीक है, ये जो इतना करना पड़ा ये इसकी परिभाषा निकालने के लिए करा, बहुत आसान बनाने के लिए करा। ठीक है, नहीं तो रट्टा मारते रहते कहां से आई पता नहीं चलता। सही है, अब सब कुछ आपके सामने स्पष्ट है, यहां से आपको तो चलता है कि वेग स्थिरांक कहां से आया। ठीक, तो किसी अभिक्रिया का, ये आपको लिख लेना है अच्छे से, हेड डाल के अर्थात करके, इसके नीचे हेड डालना है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये सब नोट करना है यहां तक, फिर लिखना है अर्थात करके। ठीक है, अब डेफिनेशन जो आई है कि अर्थात किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक एक विशिष्ट स्थिरांक होता है। ठीक है, एक स्पेशल कांस्टेंट होता है, एक विशिष्ट स्थिरांक होता है, एक विशिष्ट स्थिरांक होता है जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर, ठीक है, ये निश्चित ताप शुरू में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो निश्चित ताप पर उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता कितनी है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता, जिसमें अभिकारक की सांद्रता इकाई, इकाई का मतलब एक इकाई मोल प्रति लीटर होती है। खत्म। ठीक है, इतनी सी परिभाषा है बस कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक एक विशिष्ट स्थिरांक होता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक एक विशिष्ट स्थिरांक होता है जो निश्चित ताप पर, ठीक है, 66 99 बंद कर दो इन्वर्टेड कॉमा में, कि किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है एक विशिष्ट स्थिरांक होता है जो निश्चित ताप पर उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर या इकाई मोल प्रति लीटर होती है। खत्म। सही है, कि अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग जो है, अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग स्थिरांक के बराबर आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, जब अभिकारक की सांद्रता कितनी है, 1 मोल प्रति लीटर है। ठीक है, तो यहां से आपको वेग स्थिरांक की परिभाषा पता चल जाती है। इतना अच्छे से नोट कर लेना है कि भाई अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हेडिंग डालना है आपको, और ये जो डेरिवेशन आपने लिखा, सही है, ये जहां से ये आया है इसे अच्छे से नोट कर लेना है और इसकी डेफिनेशन को अच्छे से लिख लेना है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को, बहुत आसान है।
ठीक है, वेग स्थिरांक बिल्कुल खत्म सी चीज है और बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना वेग स्थिरांक से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। यानी कि जो रासायनिक बलगतिकी है पूरा चैप्टर के सारे एक एक टॉपिक सारे मोस्ट हैं, प्रतिवर्ष यहाँ से रासायनिक बलगतिकी से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। चाहे अभिक्रिया का वेग पूरा टॉपिक जो आपको कराया गया है, वेग नियम हो गया जहां से वेग स्थिरांक बना, और वेग स्थिरांक पूरा टॉपिक हो गया जो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, फिर आगे अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, सारा चैप्टर सुपर डुपर मोस्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से। पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, सारी वीडियो इस चैप्टर की सारे टॉपिकों की मिलने वाली है, प्लेलिस्ट से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं कि भाई वेग स्थिरांक जो है, इस वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, वेग स्थिरांक का मात्रक सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। लगाओ दिमाग, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, और इतना अच्छे से लिख लेना है, नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। अब बात करते हैं वेग स्थिरांक के मात्रक की। अब वेग स्थिरांक के मात्रक से पहले बात कर लेते हैं कि वेग स्थिरांक को प्रभावित कौन कौन से कारक करेंगे। ठीक है, कारक कौन कौन से प्रभावित करेंगे, प्रभावित करने वाले कारक, कि भाई अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। और बहुत आसान है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो भाई अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब पूछता है वो इसे प्रभावित करने वाले कारक बताओ। तो यहाँ देखो, ये जो वेग स्थिरांक है किसके बराबर है, अभिक्रिया के वेग के बराबर है। तो जो जो चीज अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है वही वेग स्थिरांक को प्रभावित करेगी। क्लियर है बात। ठीक है, यानी कि प्रभावित करने वाले कारकों में अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है ताप। ठीक है, कि अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें उत्प्रेरक की, उत्प्रेरक से अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। ठीक, और अभिकारक अणुओं की संख्या का जिक्र इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता को फिक्स किया गया है। सही है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हमारे दो आते हैं, एक आता है टेम्परेचर और एक आता है उत्प्रेरक। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो अभिकारक है उसकी मात्रा को, क्वांटिटी को फिक्स किया गया है। ठीक है, कि भाई जो अभिकारक की सांद्रता है, सांद्रता को फिक्स करके बात की गई है 1 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर सांद्रता मत लिख देना अभिकारक की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेग स्थिरांक है वो सांद्रता को फिक्स करके आया है। ठीक, तो यहाँ पर प्रभावित करने वाले जो कारक हो गए वो दो हो गए, एक टेम्परेचर हो गया और एक उत्प्रेरक हो गया। सही है, कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को भाई दो उत्प्रेरक हमारे प्रभावित करते हैं, वो है ताप और उत्प्रेरक। इतना अच्छे से नोट करने के बाद अब देखिए एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर में एमसीक्यू में, विकल्पों में या अति लघु में आ जाता है तुम्हारा, और वो पूछा जाता है कि वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। ठीक, और वेग स्थिरांक का जो मात्रक उसने पूछ लिया, समझ लो जिसे याद है वो तो कर देगा, नहीं तो बाकी खत्म हो गए। सही है, ये डेफिनेशन हो गई, ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब बात आती है कि वेग स्थिरांक का मात्रक, कि भाई वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है। तो ध्यान करो, वेग स्थिरांक के फॉर्मूले को उठाओ, मात्रक कहां से आएगा, सूत्र से आएगा। तो भाई अभिक्रिया का वेग कितना होता है, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो होता है वेग स्थिरांक, और जो अभिकारक होता है, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता होती है, और ऊपर क्या होती है, कोटि होती है, वो मान लिया n के पदों में है, n, ठीक है, के पदों में है, मान लिया n के पदों में है। तो अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक गुणा अभिकारक की सांद्रता, वो भी कोटि के रूप में। सही है, अब जो वेग स्थिरांक है इसका मात्रक हमसे पूछा जा रहा है, तो इसे k को अलग कर लो तो ये वहीं रह जाएगा, अभिक्रिया के वेग के अपॉन में आ जाएगा अभिकारक की सांद्रता। तो ये कितना हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अपॉन अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। क्लियर है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग अपॉन में आ गया अभिकारक की सांद्रता, और इसकी घात कितनी हो गई, n हो गई। क्लियर। अब भाई मात्रक पूछ रहा है तो सबके मात्रक रख दो। सही है, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक कितना हो जाएगा, अभिक्रिया के वेग का क्या होता है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है मोल
लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। मोस्ट है अभिक्रिया के वेग का मात्रक भी विकल्पों में पूछा जाता है कि मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये क्या है? अभिक्रिया के वेग का मात्रक है अपॉन अभिकारक की सांद्रता। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक, इसकी घात n चल रही है तो ये भी n हो जाएगी घातों में। सही है। अब ध्यान से देखते रहो बस। तो ये कितना हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक, अपॉन ये कितना हो गया? मोल की घात n और लीटर की घात कितनी हो जाती है भैया? माइनस के n। -1 है, गुणा n होगी तो माइनस के 1 हो जाएगी। अब इसे सही से लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ? जिसकी घात कुछ नहीं होती, जो ऐसे लिखा हुआ था, उसका मतलब क्या होता है? उसकी घात क्या है? 1 है। तो इसकी घात क्या है? मोल की 1 है। ठीक, तो 1 में और नीचे से ऊपर जाती हैं घातें तो घट जाती हैं, तो क्या आने वाला है? मोल की घात 1 माइनस एन। 1 तो थी, n ऊपर गई तो 1 माइनस एन हो गया। ठीक है। अब लीटर, लीटर भैया ऊपर गया तो माइनस का n जो होगा वो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का तो माइनस ही रहा, तो n हो गया प्लस का, तो n माइनस 1 कर लो। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, -1 प्लस n कर लो या n माइनस 1 कर लो। ठीक, और ऊपर सेकंड पहले से लिखा हुआ है, सेकंड इनवर्स पहले से ही लिखा हुआ है, तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा? यहां से आ गया वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक का मात्रक आ गया भैया ये। ठीक है, तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो गया? वेग स्थिरांक का मात्रक आ गया तुम्हारा कितना? मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कि मोल की घात 1 माइनस एन, लीटर की घात n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अच्छे से इसे नोट कर लेना है, काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? मोल 1 माइनस एन होगा, लीटर n माइनस 1 होगा और सेकंड माइनस 1 होगा। सही है, ये हो गया भैया अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। सही है, कैसे आया? सामने लिखा हुआ है सब स्पष्ट। ठीक है, अच्छे से इसे नोट कर लेना है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मात्रक को। ठीक है, पता भी होना चाहिए कहां से आ रहा है, भूल जाओ तो निकाल सकते हो आराम से सूत्र के द्वारा। ठीक है, और भूलने की तो चीज है नहीं, वो तो आसान है। मोल 1 माइनस एन है और लीटर n माइनस 1 है। ठीक है, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स है। इतना आपको अच्छे से बढ़िया करके नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसने लाइक करने में कंजूसी करी है अभी तक, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें चैनल को। ठीक है, सारे के सारे मोस्ट सुपर डुपर मोस्ट टॉपिक ही आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, अच्छे से तैयार करना, इन्हें बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल बढ़िया करके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए सारी चीजें। तो यहाँ से वेग स्थिरांक का मात्रक निकल जाता है। अब बात आती है वेग स्थिरांक के ताप गुणांक की, कि वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या होता है। सही है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का ताप गुणांक या वेग ताप गुणांक। देखिए, अब बात आती है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के ताप गुणांक की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या होता है। सही है, तो हेडिंग डाल लेना है आपको अच्छे से अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, और लिखना है कि वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। ठीक है, वेग स्थिरांक का जो ताप गुणांक होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो विभिन्न तापों, और वो विभिन्न ताप क्या लिए जाते हैं? वो मुख्यतः 35 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिए जाते हैं, और वेग स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई जो ताप गुणांक होगा, ठीक है, जो हमारा स्थिरांक का ताप गुणांक होगा, स्थिरांक का ताप गुणांक जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे? दो विभिन्न टेम्परेचरों पर निकालेंगे और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस से निकालेंगे। ठीक है, यानी कि वेग स्थिरांक एक बार अभिक्रिया का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाल लिया, एक बार 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाल लिया, और दोनों का जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो आएगा हमारा स्थिरांक का ताप गुणांक, यानी कि T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक। सही है, यानी कि एक बार तो हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा के निकाल लिया और एक बार कम करके निकाल लिया। जैसे अभी बताते हैं, T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक। सही है, समझना है बस बात को कि भाई जो ताप गुणांक होगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर,
ठीक है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर से 2 बार वेग स्थिरांक निकाल लो अभिक्रिया का। मान ले कोई अभिक्रिया हो रही है तो हमने एक बार 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेट कर लिया वेग स्थिरांक के, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक निकाल लिया, और एक बार हमने 25 में 10 ऐड कर दिए, तो 25 और 10 कितने हो गए, 35 हो गए, यानी कि के 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। तो इन दोनों का जो रेशियो है ये है हमारा ताप गुणांक। बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का ताप गुणांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यह ताप गुणांक कितने तापमान के अंतर पर निकाला जाता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर निकाला जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, पहले आपको अच्छे से नोट कर लेना है डेफिनेशन को, फिर इसका सूत्र लिख लेना है कि जो ताप गुणांक होता है वो क्या होगा कि एक बार तो वेग स्थिरांक निकालो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक बार निकालो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दोनों का अनुपात निकाल दो, वो आ जाता है वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। सही है, अच्छे से नोट कर लेना है इस बात को कि भाई स्थिरांक का ताप गुणांक कितना होता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के जो भिन्न ताप होते हैं उन पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अगर अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, सही है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए टेम्परेचर अभिक्रिया का, तो अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देने से उसके वेग में 2 या 3 गुनी तक वृद्धि देखने मिलती है। सही है, ध्यान रखना इस बात को भी। यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अभिक्रिया का तापमान बढ़ा दें तो अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुने तक की वृद्धि देखने मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना बात को। अगर अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाएगा तो जो वेग है वो हमारा 2 से 3 गुने तक बढ़ जाता है। सही है, मौखिक ध्यान रखना है बात को। मात्र 10 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस से ही जो वेग है वो दुगना तिगना इतना हो जाता है। सही है, तो आज इतना ही रखते हैं फिलहाल वीडियो में, और अच्छे से नोट कर लेना जितनी चीजें आज समझाई गई हैं। ठीक है, अच्छे से यहाँ से कुछ ना कुछ 1-2 नंबर में, एक तो खैर कम ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, 1-2 नंबर में तो विकल्प हो गए, अतिलघु हो गए, ऐसे पूछे जाते हैं, नहीं तो 2 नंबर तक में आराम से, 2 से 4 नंबर में आराम से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के सारे ही मोस्ट हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सारे टॉपिकों को अच्छे से तैयार करना है, कुछ ना कुछ प्रतिवर्ष देखने मिलता ही मिलता है। सबसे ज्यादा मोस्ट चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का ये वाला। सही है, तो अच्छे से तैयार कर लेना है पूरे चैप्टर को। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है अभिक्रिया के वेग की, ठीक है, काफी मोस्ट वीडियो है, 5 नंबर तक वहां से मिल जाता है देखने को आपको एग्जाम में, तो उसे जरूर देख लें। सही है, अच्छे से तैयार कर लें और फिर इसे अच्छे से तैयार कर लें। पहले वो वाली वीडियो है, फिर उसके बाद ये वाली नेक्स्ट वीडियो है। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहिए। और जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से समझते रहना है, तैयार करते रहना है, अपनी नोटबुक में लिखते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है, कहीं कोई समस्या है तो जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी कोई समस्या कहीं होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि चीज़ों को इतना आसान करके पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।